हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं आई थी, सॉरी गाइस। बट सीन क्या था कि शेड्यूल इतना बिजी हो गया था कि स्कूल, फिर पार्ट टाइम पढ़ाई, काम, बस ट्रैवल वगैरह इन सब में टाइम निकल जा रहा था। और आज भी मैं मेरा पार्ट टाइम है अभी 1.5 घंटे में, तो मैं घर से जल्दी निकला हूँ जस्ट बिकॉज मैं ये वीडियो शूट कर पाऊँ, वरना टाइम बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा इसी में ही रह पा रहा हूँ क्योंकि ट्रैवल तो चलो खैर अलग बात है, बट कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर बताना हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी मैं आपको वो बता नहीं पा रहा हूँ, तो वो भी एक गलत चीज़ है। बट मैं ट्राई करूँगा कि आगे से इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपके पास आती रहे। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि स्टूडेंट वीज़ा जो भी बंदे अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जब उनका जापान में आना हो जाता है, जब वो जापान में आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि जो भी जापान आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ज़ायरो कार्ड, जो आप इमिग्रेशन के टाइम पर आपको मिलेगा एयरपोर्ट पे जब आप लैंड कर जाओगे यहाँ पर जापान में। तो उसमें कैच है, मतलब कि एक फॉर्म मिलता है स्कूल से। बट मेरा केस अलग था, मेरे दोस्तों का केस अलग है जो यहाँ पे मुझे मिले। तो मेरे केस में क्या था कि वो फॉर्म तो मुझे भी मिला था, उनको भी मिला होगा, मे बी स्कूल तो सेम था। तो उसको भर के आप इमिग्रेशन ऑफिसर को दोगे, देन वो आपके ज़ायरो कार्ड के पीछे एक स्टैंप मारता है। ज़ायरो कार्ड तो सबको मिलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए वो फॉर्म नहीं चाहिए। बट उस स्टैम्प के लिए आपको फॉर्म चाहिए। वो फॉर्म मुझसे मांगा गया था, उस टाइम में मेरे पास वो फॉर्म नहीं था। तो उन्होंने बोला कि फ़ॉर्म आप ला के दो तो हम आपको ये स्टैम्प देंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो बाहर जाके जब मैंने देखा, मतलब मैं एयरपोर्ट में ही था, तो मैंने देखा मेरे पास वो फॉर्म पड़ा है, तो मैंने उस पर डिटेल्स वगैरह भरी और मैंने उसको दे दी, तो उसने वो स्टैम्प मार दी। बट जब मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताई, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मुझे तो उसने खुद दे दिया था फॉर्म, खुद ही भर के उसने स्टैम्प मार के दे दी थी, मेरे से नहीं मांगा। तो दो केस हो सकते हैं, या तो आपसे मांगे या तो वो खुद दे दे। तो बेटर है कि आपके पास फॉर्म हैंडी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि आपको फॉर्म मिल ही जाएगा, क्या दिक्कत है, और उसने बोला कि फ़ॉर्म दो और आपके पास फॉर्म नहीं है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि उसके बाद आपको जाना पड़ेगा इमिग्रेशन ब्यूरो, जो यहाँ पे टोक्यो में है, वो शिनागावा में है, जो यहाँ जो जो जगह का नाम है। तो उस चीज़ में पूरे ना, मतलब हमें बताया गया था कि ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाता है। तो मतलब 1 मंथ तक आप कोई भी पार्ट टाइम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे आप स्कूल से पहले ही कांटेक्ट कर लो, कोई भी स्कूल अगर आपका नहीं भी देते हैं तो उनसे मांग लो कि अगर कुछ ऐसा है तो आप मेरे को प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए, मेरे को बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लस वो फॉर्म फिलअप पहले ही करके रखना, और जैसे ही वो मांगे ना मांगे आप उसे दे दो। अगर वो बोलेगा नहीं चाहिए तो ठीक है, अगर वो ले लेगा आपसे वो भी ठीक है, दोनों केस ओके है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका ज़ायरो कार्ड आपको मिल गया है, तो आप अपना घर पर आओगे और नेक्स्ट वर्किंग डे पे आप जाना क्योक्शो या शोक्शो, जो कि सिटी हॉल और वार्ड ऑफिस को कहते हैं। वहाँ पे जाके आप एड्रेस रजिस्टर करवाना है अपने ज़ायरो कार्ड के पीछे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब जैसे कि आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना कि हाँ भाई मेरे को जापानीज़ नहीं आती, कैसे बात करूँगा। बहुत लोग हैं, मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को भी नहीं आती जापानीज़, और अभी भी मैं ऐसा कुछ फ्लुएंट नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए। बट हाँ, पहले से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर होती है। तो आप जाके बस ये बोलना कि निहोंगो गा हमारी जोजो जनाई ताकारा एगो वादाई जो भी इसका। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जापानीज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश ठीक रहेगी क्या। ये वैसे उनको भी इंग्लिश नहीं आती है, बट क्या सीन है कि वो ट्रांसलेटर रखते हैं अपने पास, तो वो ट्रांसलेटर में बोलेंगे, आपको दिखा देंगे, आप बोलना, आप दिखा देना। तो वो एक कम्युनिकेशन का ज़रिया बन जाता है। इंग्लिश नहीं आती उनको, जापानीज़ आपको नहीं आती, बट कम्युनिकेशन होएगा। तो उसके थ्रू फिर वो आपका एड्रेस सर्च करते हैं, और वो एक अपने स्क्रीन होती है, टैबलेट टाइप होता है, उसमें चेक करके आपका जो एड्रेस है वो अपडेट कर देते हैं। आप साइड बाय साइड ना अपना हेल्थ इंश्योरेंस, जो होकेन शो कहते हैं जिसे, वो उसका फॉर्म भर देना। तो आपको एक ही दिन में आपका ज़ायरो कार्ड में एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा, प्लस आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी आपको मिल जाएगा। तो अब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आपको, मतलब क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जापान में ये सब ना बहुत महंगा है। तो स्कूल भी आपका 70% ये एक्सपेंस बेयर करता है, और ये जो कार्ड होता है होकेन शो, ये आपका 30% बेयर करता है। तो सपोज़ करो जब आप जाओगे अपने कहीं भी चेकअप कराने, चेकअप का शायद नहीं होता कोई कुछ, आपको मतलब कुछ
ऐसा स्पेसिफिक वो है, मतलब नॉर्मल चेकअप के लिए डिस्काउंट नहीं मिलता। नॉर्मल जैसे भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए जाओगे तो आपका जो सपोज़ करो 10,000 एक मान का अगर आपका बिल होता है तो आपको सिर्फ 7,000 येन पे करने हैं और वो रिसिट ला के देनी है स्कूल को। बाकी 7,000 जो आपने पे किए हैं वो स्कूल आपको पे करेगा, और वो कैसे पे करेगा वो भी आइडिया नहीं है, बट उन्होंने हमें बताया था ओरिएंटेशन में कि ये आपको पे करना है। 100% बियर हो जाएगा बाय स्कूल प्लस गवर्नमेंट। तो ये होकेंशो जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है वो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि कभी देखो कोई नहीं चाहेगा कि कुछ बुरा हो, बट सीन ये है कि होना चाहिए आपके पास फॉर योर सेफ्टी। और ये सब बहुत आसान हो जाता है, मतलब सिटी ऑफिस, ये वार्ड ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है। जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी थी वो सिटी हॉल, जब मैं खुद अपना एड्रेस अपडेट कराने गया था तो सब कुछ अच्छे से मैनेज था। उन्होंने टाइमली मतलब क्या कहते हैं, मतलब देख के चल रहे थे कि किसका नंबर है, कौन नहीं आ रहा है, कहाँ है। मतलब मुझे अब तक जितने भी मैं ऑफिस में गया हूँ वो सब जगह मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैनेज कर रखा था, और मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि क्या ये अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ जापान में। ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से अपने सिटीजन्स और बाहर के लोगों के लिए भी जो यहाँ रहते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। अब आता है आपका कम्यूटर पास। तो ये क्या होता है कि जैसे हमारे ट्रैवल होता है जो भी ट्रेन का, बस का, तो उसमें डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट्स को। बट ये भी डिपेंड करता है कि आपको जो स्कूल है वो किस ट्रेन लाइन पे डिस्काउंट ऑफ़र करता है। तो अगर आप उस लाइन से स्कूल आते हो तो वेल एंड गुड है। जैसे कि मेरे केस में है, मतलब मैं जिस लाइन से स्कूल जाता हूँ तो एमिता सेन, वो मेरे घर से स्कूल तक डायरेक्ट जाती है, तो उसमें वो पास में मतलब मेरे को डिस्काउंट मिलता है। प्लस इसमें भी एक कैच है कि जब मैं आया था तो मैंने स्टार्टिंग में सुइका कार्ड बनवाया था। ये सुइका कार्ड है तो इसको मैंने बनवा लिया था, बट जब मैं पास बनवाने गया तो उसने मुझसे ये मांगा पासमो कार्ड। तो पासमो कार्ड अलग है और सुइका कार्ड अलग है। तो ऐसा होगा कि जब मैंने पासमो के लिए अप्लाई किया, वो पास के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पासमो के अलग 500 येन देने पड़ेंगे। मैंने दे दिए क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। तो पर आप ये कार्ड आप वापस करोगे तो आपको 500 येन वापस मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो है, पर ये पास बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको मिल सकता है, मतलब आप एलिजिबल हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 11,500-12,000 येन पड़ता है अगर मैं रोज़ का रिचार्ज कराऊँ अपने कार्ड में, टिकट लूँ जो भी है। पर अगर मैंने ये पास लिया तो 6,100 में मेरे को ये पास मिल जाता है मंथली। ऑलमोस्ट 50% इस चीज़ का डिस्काउंट मैं अवेल कर सकता हूँ। तो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ, ये 3 तरह के मिलते हैं। जितना ज़्यादा लोगे आप ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो 3 मंथ का भी कहीं ना कहीं करके भी 17,000 येन पड़ता है। तो एक बल्क में इतना अमाउंट देना थोड़ा सा रहता है कि 1 मंथ का ही दे देते हैं, क्यों बार बार का करना है। डिपेंड करता है, अगर आपको, मैं भी अभी शायद आगे सोच रहा हूँ कि 3 मंथ का ले लूँ, बट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। मतलब 1 मंथ आपके लिए सही है या बार बार टेंशन नहीं लेना चाहते तो एक बार 6 महीने का करवा लिया, वो डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। तो भाई अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि सिम कार्ड है। तो जापान में सिम कार्ड लेने के लिए आपको अपने ज़ायरो कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना है, जो कि अभी तक के हिसाब से मैं एज्यूम करता हूँ हमने करवा लिया है। तो आप जाओगे सिम लेने तो उसमें आपसे वो मांगेंगे आपका ज़ायरो कार्ड, उसमें एड्रेस चेक करेंगे। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो आपसे आपका बैंक अकाउंट भी मांगेंगे। बट अभी आप आए हो, आपका बैंक अकाउंट नहीं खुला है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी फ्रेंड या जो भी आपका जानकार है जापान में, जो आपसे पहले से रह रहा है, उसको अपने साथ लेके जाओ, उसका बैंक अकाउंट ऐड कर दो इफ़ दे आर ओके। तो मतलब उसके बाद वो क्या होगा कि पेमेंट का जो बाद में जो भी वो होगा, बिल आएगा, वो उससे डिडक्ट होगा। बट तब तक आपके पास बैंक अकाउंट होगा तो आप अपना अकाउंट ऐड करवा देना, और जिससे ऑटो पेमेंट आपके अकाउंट से होए, और जो पहले पेमेंट कटी है वो आप उसे पे ऑफ कर देना। मतलब ये आप अपना डिस्कस कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ज़बरदस्ती बोलो कि कर कर कर, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका क्या रिलेशन है उस बंदे के साथ, क्या वो एग्री करता है इस चीज़ को करने के लिए। होपफुली ये सब चीज़ें हो जाए तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हमने सिम भी करवा लिया है, तो अब है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का क्या सीन है कि आप जापान में आके सीधा बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते किसी भी बैंक का। ऐसे सिर्फ एक यूचो बैंक है जो यहाँ का जापान का गवर्नमेंट बैंक है, जैसे पोस्ट ऑफिस बैंक भी आप कह सकते हो, जैसे हमारे यहाँ होते हैं वो पोस्ट ऑफिस वाला बैंक। जो आप यूचो बैंक में ही खुलवा सकते हो अपना अकाउंट।
तो वो भी क्या होता है कि बाहर का प्रोसीजर भी होता है कि आप हाँ उनके बैंक में जाके अप्लाई करवा सकते हो। बट मोस्टली क्या होता है कि आपका स्कूल एक सेशन कंडक्ट करवाता है जिसमें बैंक ऑफिशियल आपके पास स्कूल आता है। उस सेशन में जो भी लोग होते हैं उनका सबका बैंक अकाउंट वो खुलवा के जाते हैं। तो मेरा भी उसी के थ्रू मेरा अकाउंट खुला था। तो विदिन 2 वीक्स आपको आपका कैश कार्ड मिल जाता है आपके एड्रेस में। तो बट कैश कार्ड का भी एक कैच है, वो कैश कार्ड सिर्फ विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स के लिए है। आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। उसमें सिर्फ एक नंबर है 10-12 डिजिट का और कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई CVV नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो डेबिट कार्ड आपको 6 मंथ्स बाद ही मिलता है, प्लस आप 6 मंथ बाद किसी और बैंक में भी खुलवा सकते हो। तो मेरा भी अभी मैंने भी खुलवाया नहीं है, मेरे पास भी कैश कार्ड ही है। तो ये सब पर ये है कि वो कन्वीनियंट है, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि अभी कैश चाहिए तो वो तो हो जाएगा। बट आप ऐसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन पेमेंट वो नहीं कर पाओगे उससे। तो वो उस चीज़ के लिए नहीं है, सिर्फ आपका विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स के लिए है। तो स्टूडेंट को क्या ही चाहिए। और बाकी लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो उनको फिर अपना कोई फॉरेक्स कार्ड या कुछ और कार्ड, इंटरनेशनल वीज़ा मास्टर कार्ड वो यूज़ करना पड़ेगा। अपना कैश कार्ड से आप नहीं यूज़ कर पाओगे। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ माई नंबर कार्ड की। तो ये ऐसा कार्ड है जो जापानीज़ भी ओन करते हैं। तो अब हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे जापान में हमारा एग्जिस्टेंस ज़ायरो कार्ड शो करता है। इवन हमारा पासपोर्ट, हमारा वीज़ा नॉट वैलिड है, मतलब वीज़ा नॉट वैलिड है। क्योंकि अब आप कहीं पे दिखाओगे वीज़ा वो दिखा दोगे ना किसी पुलिस वाले को कहीं पे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए था, मतलब कि आप 3 मंथ के अंदर आपको जापान में एंटर करना है। तो वो आप कर दोगे तो उसके बाद वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। क्योंकि वो सिर्फ एंट्री के लिए, उसके बाद आपको ज़ायरो कार्ड इसलिए ही दिया जाता है कि आपका एग्जिस्टेंस शो हो जाए जापान में। तो माई नंबर कार्ड का क्या पर्पस है, बस वो एक नंबर है, 12 डिजिट का एक नंबर है जैसे अपना आधार कार्ड होता है। बट उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे मतलब मैं पढ़ रहा था उसमें, मतलब मैं एक तरह से एग्जांपल मैं बोलूँ तो आधार कार्ड और पैन कार्ड का मिक्स कर दोगे ना आप, एक तरह से वैसा ही एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो, जो कि यहाँ के नेशनल सिटीजन जो जापानीज़ हैं वो भी ओन करते हैं और हम भी ओन कर सकते हैं। बट इसमें क्या वो है कि आप जाते ही सहित वो नहीं कर सकते कि हाँ जैसे मैं एड्रेस अपडेट कराने गया और मैंने बोला कि मेरे को माई नंबर कार्ड चाहिए। मैंने किया था ये और मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था कि विदिन 30 डेज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब 30 दिन के आसपास जब हो जाएंगे आपको जापान में रहते हुए, देन यू कैन अप्लाई फॉर माई नंबर कार्ड। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको माई नंबर कार्ड बनवाना भी है तो आप सिटी हॉल या वार्ड ऑफिस जाके बनवाएं। ऑनलाइन भी प्रोसीजर है, बट क्या होता है ऑनलाइन के बाद भी वो आपको सिटी हॉल या वार्ड ऑफिस बुलाते ही हैं। तो बेटर है आप जाओ। मैं और मेरे दोस्त गए थे और हमने वहाँ पे सारा कुछ आधा पौन घंटा मारा लगा और विदिन 10 डेज़ हमारे घर पे हमारा माई नंबर कार्ड आ गया था। सो दैट्स द बेस्ट प्रोसीजर आई कैन सजेस्ट। भाई एक तो यहाँ पे रात बहुत जल्दी हो जा रही है क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, 4:30 के आसपास रात हो जाती है। अभी थोड़ा सा लग रहा है इसमें रोशनी, बट रात सी हो गई है थोड़ी थोड़ी। और लास्टली पार्ट टाइम के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि यहाँ का कल्चर ठीक है, पार्ट टाइम का पैसा आपको ठीक मिल जाता है, आपके एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में कुछ मैं वीडियो बनाऊं तो ड्रॉप अ कमेंट एंड मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी बनाऊं। तो प्लस यहाँ पे अभी रात थोड़ी जल्दी हो जा रही है क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो 4:45 भी नहीं हुए हैं अभी शायद, और अंधेरा सा हो गया। अभी लग रहा है यहाँ पे आसपास लाइट वाइट है तो थोड़ा सा रोशनी लग रही है, बट रात हो रही है। रात तो नहीं हो रही खैर इतनी, बट ठीक है, बच्चे ही अच्छे खेल रहे हैं।